आशीर्वाद रैली के रूप में जो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या आशीर्वाद की जरूरत पड़ रही है? उसमें मुख्य रूप से घोषणाएं की जाए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं देवेंद्र प्रसाद। 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और प्रदेश की जो दो सबसे बड़ी पार्टी हैं, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे हम कांग्रेस की बात करें, दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस परिवर्तन यात्रा के रूप में लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, तो वहीं बीजेपी ने भी आशीर्वाद रैली के रूप में लोगों के बीच में जाना शुरू कर दिया है। वहीं आज इन सब बातों पे चर्चा के लिए हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी, मैं बात कर रहा हूं 3 बार देहरादून महानगर के अध्यक्ष रह चुके और प्रदेश में कोषाध्यक्ष रह चुके और पिछले 2 बार से लगातार बीजेपी के उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्री विनय गोयल जी की। गोयल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। गोयल जी, पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगा कि आशीर्वाद रैली के रूप में जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या आशीर्वाद की जरूरत पड़ रही है जनता के, या फिर जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने परिवर्तन रैली निकाली है, उसकी काट आपने ढूंढी है? नहीं, पूरे देश में जी और प्रदेश में जी जनता का भरपूर आशीर्वाद जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है जी। और पुनः चूंकि अब हम चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं जी, तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता असली मालिक है और उनका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करना जरूरी है, इसलिए उन्हें पुनः आशीर्वाद के लिए उनके बीच हम जा रहे हैं। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ये आशीर्वाद जो रैली है उसमें मुख्य रूप से घोषणाएं की जाएंगी, जबकि चुनाव को बहुत कम समय बचा है, तो क्या घोषणाएं पूरी हो पाएंगी? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि केवल घोषणाएं की जाएंगी। जी, हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने कहा है कि मैं घोषणा केवल वो करूंगा जी जो धरातल पर उतरने लायक होगी। जी, केवल घोषणा के लिए कोई घोषणा नहीं होगी जी। और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया है और जिस प्रकार की घोषणाएं उन्होंने की हैं वो धरातल पर उतरनी भी प्रारंभ हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से धामी जी ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू की है वो अपने आप में जनता को ये समझ में आ रही है और जनता उसे पसंद कर रही है। आपको लगता है कि जो ये आशीर्वाद रैली है इससे फायदा मिलेगा बीजेपी को 2022 के चुनाव में? निश्चित रूप से जब हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता तुलना करती है, जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखती है जी। हमने जिस प्रकार से जनता की सेवा की है, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, हमने ऐसे ऐसे वायदे जी जो लोग समझते थे कि शायद उनके जीवन में पूरे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे वायदों को हमारी केंद्र की सरकार ने भी पूरा किया है और प्रदेश की सरकारों ने भी उन्हें पूरा किया है। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हम उत्तराखंड राज्य के चुनाव में प्रवेश करने जा रहे हैं तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण भी कोई आसान चीज नहीं थी। उत्तराखंड राज्य का निर्माण जिन परिस्थितियों में हुआ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार ने, जिसका नेतृत्व श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कर रहे थे, उन्होंने उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए जो सारी बाधाएं थी उनको दूर करने का काम किया। और उसके साथ साथ केवल इतना ही नहीं, उसके बाद संयोग से या दुर्भाग्य से ये कहिए कि पहले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई पहले चुनाव के बाद जी, लेकिन उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया, विशेष औद्योगिक पैकेज दिया और उसके कारण से यहाँ पर विकास की गंगा बही और हमारे जो सपने थे उत्तराखंड के विकास को लेकर वो परवान चढ़ने लगे जी। हमें विश्वास होने लगा कि जिस उद्देश्य के लिए
उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया है वो हम सफलतापूर्वक प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही हमारे प्रदेश की सरकारों ने भी अनेकों इस प्रकार के कार्य किए और पिछले चुनाव में हमने नारा दिया था जी, अटल जी ने बनाया, मोदी जी संवारेंगे। मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और मुझे कहते हुए ये गर्व महसूस होता है कि ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई जी 1 लाख करोड़ से अधिक की योजनाएं केंद्र की हमारे प्रदेश में चल रही हैं जो कभी सपना हुआ। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने का अगर हम सिनेरियो देखें उत्तराखंड राजनीति का, तो एक जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि मुख्यमंत्री को हर मतलब 3 महीने में मुख्यमंत्री बदल दिया है, तो क्या आपको नहीं लगता ये चीज 2022 के इलेक्शन में नुकसान पहुंचा सकती है बीजेपी को? देखिए, हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है जी बहुत सोच समझ के कोई निर्णय लेता है और उसके पीछे बहुत सोची समझी रणनीति और कारण होते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2017 के चुनाव से पहले 2016 में जी जब कांग्रेस में सबसे बड़ी टूट हुई थी और कांग्रेस के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तब भी इस प्रकार के प्रश्न खड़े किए गए थे, आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इनको टिकट देंगे नहीं देंगे, इनको मंत्री बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आपके कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो वर्षों से लगे हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे विषयों पर विजय प्राप्त की और उसका परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में रिकॉर्ड विजय प्राप्त की और 57 विधायक हमारे चुनकर आए। इस बार हमने नारा दिया अब की बार 60 पार, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही 59 तो हो चुके हैं। कांग्रेस के लिए हम कहते थे कि अगले चुनाव में कांग्रेस दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाएगी, वो स्थिति आज उनकी चुनाव से पहले आ चुकी है। आज उनके गिनती के 9 विधायक रह गए हैं। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आपने कहा कि 2017 में जो विधायक कांग्रेस से आके बीजेपी में शामिल हुए थे, तो अभी कुछ दिनों से आपके जो एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो कांग्रेस से आए हुए एक मंत्री अभी हैं कैबिनेट मंत्री, उनके बीच जो जबानी जंग छिड़ी है उसे माहौल बहुत गर्माया है, उस पर क्या कहेंगे? क्या जो आरोप बीजेपी कांग्रेस पे लगाती थी गुटबाजी के, क्या उसका सामना आप खुद बीजेपी को करना पड़ रहा है उत्तराखंड में? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, इतना बड़ा हमारा परिवार है जी और कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि जितने लोग किसी परिवार में होंगे उन सबके सोचने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, उनके व्यवहार करने का तरीका एक जैसा होगा या सब में बिल्कुल इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होगा। हम परिवारों में भी देखते हैं जहां 2 सगे भाई भी होते हैं, वहां भी कहीं कहीं किसी कारण से छोटी मोटी समस्याएं आ जाती हैं, लेकिन परिवारों की खूबी ये होती है कि वो अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं और ये कुव्वत मेरे भारतीय जनता पार्टी परिवार में है कि हम समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो एडजस्ट हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित समय के साथ, बिल्कुल निश्चित रूप से। एक और समस्या है उत्तराखंड में जिसपे हमेशा बात होती है, बेरोजगारी का मुद्दा हर चुनाव में आता है। तो इस बार ये देखा जाए तो उत्तराखंड जो है लगभग टॉप के 10 शहरों में अभी एक सर्वे हुआ था कि बेरोजगारी के रूप में उभरा है। तो क्या 2022 से पहले जो बीजेपी सरकार है वो कुछ ऐसा करेगी बेरोजगारों के लिए कि 2022 में उसको वो ताल ठोक के कहे कि हमने ये किया है बेरोजगार? नहीं करेगी, नहीं कर दिया है। 24,000 जो लगभग खाली पद हैं जी, उन सब के लिए भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है जी। और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जो युवाओं का दर्द बहुत भली भांति समझते हैं, उन्होंने 31 मार्च 2022 तक जी ऐसे सभी जो हमारे अभ्यर्थी हैं उनके लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है। किसी को एक नया पैसा भी आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है और वो अपना आवेदन करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले और अपने लिए रोजगार प्राप्त करें। एक सवाल यह है, आपने युवा मुख्यमंत्री की बात की, क्या 2022 में
ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट काटने वाले हैं और एक जो रणनीति है उसके तहत युवा विधायकों को, जो युवा नेता है उनको मौका देने वाले हैं। तो क्या हम ये माने कि आने वाले समय में हम कुछ नए चेहरे, युवा चेहरे देखेंगे मैदान पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित प्रक्रिया के तहत काम करती है जी। और समय समय पर नए लोगों को मौका देती है जी। संगठन में भी आप देखिएगा, जब भी हम हमारे संगठन की रचना होती है, जैसा आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं 3 बार महानगर का अध्यक्ष रहा हूं, तो जब हम अपने नए संगठन की रचना करते हैं उसमें हमारा प्रयास रहता है कि कम से कम 1/3 लोग उसमें नए हों। अगर हम अपने नए लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे तो हम अपने परिवार का विस्तार नहीं कर सकते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी जब भी हम संगठन की भी नई रचना करते हैं तो नए लोगों को मौका। एक सवाल ये है, आप चूंकि कैंट विधानसभा से आते हैं और लगभग 40 सालों से आप खुद बीजेपी पार्टी के साथ हैं, तो क्या इस बार ये माने कि कैंट विधानसभा में भी एक नया चेहरा हमें दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। पिछले 40 सालों से, जैसा आपने बताया, मैं राजनीति में हूं और जहां हम बैठे हैं ये 2002 में जब पहला चुनाव हुआ था, ये लक्ष्मण चौक विधानसभा होती थी जी। और 2002 में मेरा नाम लक्ष्मण चौक विधानसभा के लिए लगभग फाइनल हो गया था, लेकिन चूंकि सौभाग्य से या संयोग से मैं कहूं कि ये विधानसभा उस समय के तत्कालीन प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी की थी। तो बाद में नित्यानंद स्वामी जी ने इच्छा प्रकट की, तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री और उनके कद का व्यक्ति चाहेगा तो निश्चित रूप से वो चुनाव लड़े, और मैंने उनके चुनाव संयोजन का काम किया। दुर्भाग्य से हमें उस चुनाव में सफलता नहीं मिली, मात्र 800 वोट से हम उस समय चुनाव हार गए थे। लेकिन तब से लगातार मेरा नाम टिकटार्थियों में पहले दूसरे नंबर पर चलता रहा। उसके बाद धर्मपुर विधानसभा से मैंने 2012 में ट्राई किया, वहां लगभग पहले दूसरे नंबर पे मेरा नाम था। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर पार्टी किसी के भी कारण से परिवर्तन का मन बनाती है तो मुझे लगता है कि पार्टी मुझे अवश्य मौका देगी। मेरा सवाल ये है कि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस विधानसभा में पार्टी को परिवर्तन करना चाहिए? नहीं, देखिए, पार्टी कई कारणों से इस बारे में विचार करती है जी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक सोच बनाई है कि एक निश्चित आयु तक जी व्यक्ति को राजनीति में रहना चाहिए और उसके बाद अन्य क्षेत्रों में उसे काम करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये नियम फिर सब पे लागू होता है, तो मौका किसी को भी मिल सकता है। एक सवाल और है, अभी जो चारधाम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है और कांग्रेस इसके लिए अपनी पीठ थपथपा रही है, तो क्या ये माना जाए कि पूरा क्रेडिट कांग्रेस ले रही है? कहीं ना कहीं इस डिसीजन से बीजेपी को नुकसान हुआ है? एक कांग्रेस को तो अपने मुंह या मिट्टू बनने की आदत है जी। कांग्रेस का क्या लेना देना है? कांग्रेस का क्या योगदान है? कांग्रेस के यात्रा शुरू करने का उनके पास कौन सा तरीका था? भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले यात्रा प्रारंभ करने की घोषणा की जी। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने किसी कारण से उस समय अनुमति प्रदान नहीं की, उस पर रोक लगा दी जी। हमारी सरकार की ये मान्यता थी कि हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं, जो हमारे दर्शनार्थी हैं, हमारे श्रद्धालु हैं और तीर्थाटन और पर्यटन हमारे राज्य की आर्थिकी का मुख्य आधार है, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और कोरोना के चलते ऑलरेडी हमारे प्रदेश को बहुत नुकसान हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी चार धाम की यात्रा प्रारंभ हो। हम एसएलपी के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय गए, उच्चतम न्यायालय में दुर्भाग्य से सुनवाई नहीं हो पाई और उसके कारण से हमारे उच्च न्यायालय नैनीताल ने भी कोई निर्णय देने से मना कर दिया जी। तो हमने राज्य के हित में, राज्यवासियों के हित में, श्रद्धालुओं के हित में, पर्यटकों के और तीर्थयात्रियों के हित में हमने वहां अपने कदम वापस खींचना उचित समझा। वहां से हमने एसएलपी वापस ली जी।
और उसके बाद दोबारा हम उच्च न्यायालय की शरण में गए, उच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी। तो इसमें कांग्रेस कहां से आ जाती है? कांग्रेस का क्या है इसमें? तो कांग्रेस खाली पीठ थपथपा रही है अपने को मियां मिट्ठू बंदा जबरदस्ती, मतलब लेकिन विपक्ष का दायित्व तो निभा रही है। विपक्ष आप देवेंद्र जी, अगर आप थोड़ा सा जो पिछले 4 साल की उनकी गतिविधियों पे एक नजर दौड़ाएं तो ये कहीं दिखते नहीं थे। अब ये तो मजबूरी है कि चुनाव सिर पर आ गए हैं, अब भी नहीं दिखेंगे तो कब दिखेंगे? तो इसलिए चुनाव के कारण से ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार की सिर फुटअव्वल, जिस प्रकार की मारामारी, कल भी मैं हल्द्वानी में जो इनका कार्यक्रम हुआ और जिस प्रकार से एक कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी हुई और उनको बोलने नहीं दिया गया, किस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस में हो रही हैं, किस प्रकार से पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कह रहे हैं साहब मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और अजीबोगरीब स्थिति है। एक सवाल ये है, इसको आखिरी सवाल कहेंगे, क्या 2022 का चुनाव सामने है, दल टूटेंगे, नेता एक दल से दूसरे दल में जाएंगे, क्या दल बदल की जो ये राजनीति है, क्या ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ प्रक्रिया है? आप एक इंडिविजुअल रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या भविष्य के लिए, लोकतंत्र के भविष्य के लिए, क्या इस पे रोक लगनी चाहिए? कोई नियम ऐसा नेता बनाए कि अगर कोई पार्टी से टिकट लेता है, जीत के आता है, जनता उस पर विश्वास करती है और वो दूसरी पार्टी में चले जाता है अपने निजी स्वार्थ के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जनता के साथ विश्वास करते हैं। तो क्या इस पे आपकी इंडिविजुअल राय क्या है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अगर किसी बिना सैद्धांतिक कारण के जी कोई दल बदल करता है जी तो निश्चित रूप से वो उचित नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे तो ताज्जुब उन दलों पर होता है जो अपनी दुकानें ही दल बदल के सहारे खुली छोड़कर बैठे हैं। वो केवल इस आस पे हैं कि किस पार्टी का, किस व्यक्ति को उनकी पार्टी टिकट ना दे तो वो उनकी पार्टी में आ जाए और तब उनकी दुकान चलेगी। आपका क्या इस, यही सवाल मेरा आपसे। मेरा कहना ये है कि अगर कोई व्यक्ति जी नीतियों के कारण से, कार्यक्रमों के कारण से जी और देश के, प्रदेश के और अपने क्षेत्र के विकास के कारण से जी अगर अपना मन बनाता है किसी दल में जाने के लिए, तो उसके बारे में मुझे लगता है कि उतना लोग बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर कोई केवल अपने स्वयं की राजनीति के लिए पद की लालसा से केवल दल बदल करता है तो जनता उसे पसंद नहीं करती। वो गलत है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे विनय गोयल जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी उत्तराखंड, जिन्होंने हमसे कई मुद्दों पे खुलकर चर्चा की और कई बातें हमें बताई। अगली बार हम एक नई पर्सनालिटी के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। देखते रहिए मुद्दा टीवी। नमस्कार।